सायों के दरमियान एक चिराग, रोशनी की तलाश में अंधेरे का सफर। जब सच्चाई इतनी खतरनाक हो कि इसे झूठ में लपेट कर रखना पड़े और मोहब्बत इतनी ममना हो कि इसे दुश्मनी का भैंस बदलना पड़े, तो फिर फतह किस चीज में है? हकीकत में या वफा में? एक ऐसा राज जो हर लम्हा खोल सकता है। मजबूरियों के बीज इसे उगने वाला पौधा, अपने ही साय से खौफ दो ऐसे अफराद जो एक दूसरे के दुश्मन होने का ड्रामा कर रहे हैं, मगर हकीकत में दोनों एक ही तरीके से लड़ रही हैं। और इस जंग में इन्हें एहसास होता है कि इनका वाहद हथियार एक दूसरे पर वो एतमाद है जिसका इजहार वो नहीं कर सकते। झूठी शुरुआत। नया शहर रऊफ आबाद। रात के 11 बजे। हवा में नमी थी और दूर कहीं से आने वाली सीटी की आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। हारस गली के कोने में खड़ा अपनी गाड़ी के टायर को देख रहा था। बज़ाहिर हो गया था ये बहाना था, इसका असल मकसद सामने वाली पुरानी इमारत में दूसरी मंजिल पर जलते हुए कमरे का था। वहां ऐनल बैठी अपने लैपटॉप पर कुछ लिख रही थी। इसका सर झुका हुआ था और कभी कभार वो खिड़की की तरफ देखती जैसे कोई इंतजार कर रही हो। हारिस ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर एक मैसेज था। टाइग्राट अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। आज रात वो इसे ट्रांसफर करेगी। इससे पहले हमें चाहिए खतरा वो शायद महफूज नेटवर्क इस्तेमाल करे। आपका काम रिकॉर्ड बनाना इसके मायने थे। राब्ता कायम करना, एतमाद हासिल करना और फिर इस रिपोर्ट को गायब कर देना, या फिर एनल को ही गायब कर देना। हारिस ने गहरी सांस ली। इसने ये काम पहले भी कई किए थे, मगर आज क्यों इसके हाथ कांप रहे थे? शायद इसलिए कि जब इसने एनल की फाइल पढ़ी थी तो इसे मालूम हुआ था कि वो भी एक यतीम थी जिसे वो खुद था। नागाह एनल ने खिड़की से बाहर देखा। इसकी नजर हारस पर पड़ी। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिल गई। हारस फौरन अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा जैसे मसरूफ हो, मगर वो जान गया वो देख लिया गया था। 5 मिनट बाद जब इसने टायर बदलने का ड्रामा जारी रखा हुआ था, एक आवाज इसके पीछे से आई। मदद चाहिए? एनल खड़ी थी। इसने एक सादा सफेद सूट पहना हुआ था और हाथ में एक छोटा सा टॉर्च थाम रखा था। हारिस ने मुस्कुराने हारिस ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी, टायर ये पंचर हो गया है। एनल ने पूरी बात मुकम्मल कर दी। इसकी आवाज में थकावट थी मगर एक तेजी भी थी। मैंने आपको देखा, आप कोई मकदामी नहीं लगते। नहीं, यहाँ एक दोस्त से मिलने आया था मगर वो मिल नहीं सका और फिर ये हुआ। झूठ। हारिस के लिए अब दूसरी फतरात बन चुका था। एनल ने इसे देखा। इसकी आंखें बहुत गहरी थी, ऐसी गहरी जो सिर्फ वही रखते हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा हो। चले, मैं आपको करीब ही एक वर्कशॉप तक ले जाती हूँ। यहाँ रात को अकेले खड़े रहना महफूज नहीं। ये खतरे की घंटी थी। क्या इसे शक हो गया था या फिर ये बहाल इंतजार था? आप बहुत मेहरबान हैं, हारिस ने कहा। मैं हारिस हूँ एनल। दो नाम, दो झूठ। एनल ने इसे एक पुरानी वर्कशॉप तक रास्ता दिखाया। रास्ते में खामोशी थी मगर वो खामोशी बोझल थी। दोनों जानते थे कि दूसरा कुछ छुपा रहा है, मगर क्या? वर्कशॉप के बाहर खड़े एनल ने अचानक कहा, आपको पता है, रौफ आबाद में हर नया चेहरा एक सवाल होता है और हर सवाल का जवाब खतरनाक हो सकता है। हारिस का दिल धक से रह गया। क्या ये अम्तिया है? मैं समझता नहीं, एनल ने मुस्कुराते हुए पहली बार कहा। शायद आप समझते हैं, शायद नहीं। बहरहाल आज रात का शहर बहुत सर्द है। जल्दी घर पहुंच जाएं। और वो मुड़ी और तेजी से अपनी इमारत की तरफ चल दी। हारिस ने देखा कि वो जाते हुए एक बार पलट कर देखती है। बराह रास्त इसकी आंखों में, इस नजर में क्या था? डर, लाइफ, मदद की एप्पल। फोन दोबारा
वाइब्रेट हुआ। सूरत हाल। हारिस ने जवाब टाइप किया। राब्ता हुआ। शक का इम्कान। मजीद मुशाहिदा जरूरी। मगर अंदर एक और आवाज कह रही थी, ये औरत, ये सिर्फ एक टारगेट नहीं है। और यूं झूठ के जाल में पहला सच्चा धगाड़ा पड़ गया। अगले दिन हारिस ने फौरी लॉस जर्नल्स का किरदार अपनाया और शहर के ट्रायंगल में एनल को इत्तेफाक से मिलने का प्लान बनाया। मगर जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि एनल पहले से ही एक मेज पर बैठी पुरानी फाइलें खोल रही थी। इसके साथ एक और शख्स था, रेयान, जो इसका गोलन लग रहा था। मगर हारिस की तरबियत ये कहती थी कि हर करीबी शख्स मुश्तबा है। हारिस साहब, ये आप, एनल ने इसे देखते ही पुकारा। इसकी आवाज में हैरत थी मगर खुशी थी। जी, मैं यहाँ शहर की तारीख पर एक अट्रैक्ट लिख रहा हूँ। हारिस ने अपना बहाना पेश किया। और आप? हम यहाँ कुछ पुराने रिकॉर्ड देख रहे हैं, रियान ने जवाब दिया, बहुत जल्दी, बहुत दफाई अंदाज में। एनल की तरफीक है। एनल ने रियान को रोकने वाली नजर से देखा। हाँ, बस जाती दिलचस्पी। 3 घंटे वो सब एक ही हाल में रहे। हारिस ने महसूस किया कि एनल बार बार इसकी तरफ देख रही है, जैसे कुछ पूछना चाहती हो, मगर रई की मौजूदगी में नहीं। आखिरकार जब रेयान काफी पीने बाहर गया, एनल फौरन हारिस के पास आई। आप कल रात यहाँ क्यों आए थे? इसकी आवाज में अब कोई मेहरबानी नहीं थी, सिर्फ सीधा सवाल था। मैंने बताया ना, दोस्त आप का दोस्त यहाँ रहता ही नहीं, एनल ने काटा। मैंने चेक किया, इस गली में कोई नए लोग नहीं आए हैं। हारिस का मुंह सूख गया। ये गलती थी, छोटी सी मगर महलकत। तुमने मेरी मालूमात चेक की? एनल ने करीब आकर आहिस्ता से कहा। इस शहर में हर चीज नजर रखनी जाती है। हारिस, आप जानते हैं तो फिर आप कौन हैं? और आप मेरे पीछे क्यों हैं? ये लम्हा फैसला कुन था। हारिस या तो इनकार कर सकता था या सच बोल सकता था, और सच बोलना मौत के बराबर था। इसने एनल की आंखों में देखा, वहां डर था, हाँ, मगर एक अजीब सा एतमाद भी था, जैसे वो चाहती हो कि वो सच बोले। मैं, हारिस ने शुरू किया, और ऐसी वक्त रेयान वापस आ गया। एनल का चेहरा फौरन बदल गया। वो मुस्कुरा दी। चले हारिस साहब, आपको भी कॉफी चाहिए? लेकिन इसकी आंखों में एक पैगाम था। अब नहीं, बाद में। जैसे ही हारिस अर्काइटो से बाहर निकला, इसके फोन पर एक नई हदायत आई। एनल ने कल रात एक ड्रग पार्ट फाइल अपलोड की। हमें इसकी कैंची चाहिए। आपको इसके करीब होने की जरूरत नहीं है। करीब तरीन मुलाकात, दोस्ती, एतमाद, शायद मोहब्बत का ड्रामा। हारिस ने शहरी की गलियों में चलते हुए अपने आप से पूछा, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं किसी को इतना करीब ला सकता हूँ सिर्फ इसे तबाह करने के लिए? और फिर इसे एनल की वो नजर याद आई, वो पैगाम। शायद वो भी इसी तारीखी में बहक रही थी। शायद दोनों ही किसी तीसरे दुश्मन के शिकार थे। एक नया ख्याल आया, खतरनाक, मुमकिन तौर पर मौत का सबब। क्या हो अगर मैं इसे बचाने की कोशिश करूं? ये कहानी का महज आगाज है। आगे चलकर एनल का राज। वो दरअसल एक अंडरग्राउंड आर्काइव्स है जो शहर के गमशुदा तारीखी हक़ाक़ को जमा करती है, और हारिस का अदारा इसी तारीख को मिटाना चाहता है। हारिस का माजी वो बचपन में ही अदारे ने उठा लिया था। वो इसकी तमाम तरबियत झूठ पर बनी थी। तीसरा फर्क एक समसार नगाह ग्रुप में जो दूलों में नजर रखे हुए है। बढ़ता हुआ रोमांस। वो किसी बड़े खेल का हिस्सा है। रात 9 बजे था, मगर काफी शफीक में जिंदगी पूरी अबोताब से जारी थी। ये वो जगह थी जहां रौफ आबाद के नौजवान जमा होते, गपशप लगाते और थोड़ी देर के लिए शहर के बोझ से आजाद हो जाते। हारिस एक कोने के बाट पर में बैठा अपने
चाय को थामे हुए था। इसके सामने खाली कुर्सी ऐनल का इंतजार कर रही थी, या शायद वह खुद इस इंतजार का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे की तखीर के बाद वो आई। साया जैकेट, सादा जन और सर पर एक हैट जो इसके चेहरे के आधे हिस्से को ढांपे हुए थी। इसने काफी के दाखिली दरवाजे पर खड़े होकर पूरे हाल का जायजा लिया। एक पेशा आदत जो हारिस को बहुत अच्छी तरह पहचाननी थी। वजारत ट्रैफिक जाम था, ऐदल ने कहते हुए कुर्सी पर बैठी। इसकी आवाज पर सुकून था, मगर इसकी आंखों के गिर्द हल्के हल्के कलके थे, रातों के बेख्वाबी के आसार। कोई बात नहीं, मैंने समझ लिया था कि आप नहीं आएंगी और फिर भी आप इंतजार करते रहे। ऐदल ने बराह रास्त इसकी आंखों में देखा। क्यों? सीधा सवाल, खतरनाक जवाब। हारिस ने अपने किरदार को याद किया। वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट जैसे ऐदल की तरफीक में दिलचस्पी है, क्योंकि आज करने में आपने जो कुछ कहा था, इसके बाद मुझे लगता कि आप कुछ बताना चाहती हैं। ऐनल ने अपना हैट उतार कर पहलू में रख दिया। इसके बाल इकट्ठे हुए थे, जैसे वो पूरे दिन भाग दौड़ कर में रही हो। आप दुरुस्त हैं, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं, हर्ष या कम आज कम। ये एक आप कौन नहीं है। मुझे समझ नहीं आया। आपका नाम हारिस नहीं है, आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट नहीं है, और आप यहाँ शहर की तारीख नहीं बल्कि मेरी तारीख जानने आए हैं। ऐदल ने आहिस्ता से कहा, हर लफ्ज को वजन देते हुए। सवाल ये है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं? महकमा के लिए या निगहबानों के लिए? दो नाम, दो दुश्मन। हारिस का राब खुद को मुमकिन बराए समाजी हम अंगी कहता था, और निगहबान ये नाम इसने पहले बार सुना था। मैं हारिस ने शुरू किया, मगर अल्फाज इसके गले में फंस गए। तरबियत कहती थी कि इनकार करो, मगर दिल कह रहा था कि इस एक मौके पर सच बोल दो, वरना हमेशा के लिए झूठ में जी लो। मुझे पता है कि वो आपको करीब भेज रहे हैं, ऐदल ने जारी रखा। इसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकावट थी। वो चाहती थी कि आप वो फाइल हासिल करें जो मैंने कल रात अपलोड की थी। शहर की बुनियाद का हिस्सा दस्तूर, क्या मैं दुरुस्त हूँ? हारिस ने हाँ में सर हिलाया, एक मामूली मगर वाज़ह हरकत। ऐदल ने सांसों में हल्का सा एतराज पैदा हुआ, जैसे वो एक भारी बोझ उठाने की तैयारी कर रही हो। अच्छा, कम से कम आप झूठ नहीं बोल रहे। अब सुने हारिस, या जो भी आपका नाम है, मैं वो फाइल आपको दे सकती हूँ। ये हारिस की तरफीक से बिल्कुल अलग थी। क्यों? मैं जानते हैं आप जानते हैं कि मैं क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप कौन नहीं है, मगर मैं भी ये जानती हूँ कि आप क्या बन सकते हैं। एनल ने आगे बढ़कर मेज के ऊपर झांक कर कहा, आपकी आंखों में वही खालीपन है जो मेरे पास था जब उन्होंने मुझे पहली बार पकड़ा था। अब भी एक कैदी है। ये औरत वाकई इसकी जात को देख सकती थी, इस पर्दे के पीछे जो इसने सालों में तैयार किया था। अगर वो मैं फाइल ले लूं, हारिस ने आहिस्ता से कहा, तो आपको पता है कि आपका क्या होगा? हाँ, ऐदल का जवाब ठंडा और वाजिया था। मगर तुम्हें पता है कि अगर तुम वो फाइल ना ले जाओ तो तुम्हारा क्या होगा? दोनों एक दूसरे को देखते रहे। काफी की बेफिक्र हंसी और कहके इस दिन के गिर्द एक अजीब तवाज़ुन आते हुए महसूस हुए। यहाँ जिंदगी जारी थी और इन दोनों के दरमियान मौत का सौदा हो रहा था। मुझे कुछ अरसा दरकार है, हारिस ने आखिरकार कहा। मैं कुछ तरवीक करना चाहता हूँ। क्यों? कौन सी तरवीक? आपके बारे में? मेरे बारे में और उन गाँव के बारे में। पैदल के होठों पर एक हल्की सी तरीक मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हें 2 दिन है हारिस, इसके बाद या तो तुम वो फाइल ले जाओगे या फिर वो तुम्हें मुझसे लेने के लिए किसी और को भेज देगी।
اور تم جانتے ہو کہ ان کا دوسرا پیشن کیا ہوتا ہے؟ حارث جانتا تھا، قتل۔ 2 دن اس نے تاکید کی۔ اینل اٹھی، اس نے اپنا ہیٹ پھر سر پر رکھ لیا۔ ایک اور بات ریان، میرے ساتھ والا لڑکا، وہ انہیں کی طرف سے ہے نگہبان۔ تمہارے اور میرے درمیان جو کچھ ہوا وہ شاید پہلے ہی اسے پتہ چل گیا ہوگا۔ احتیاط کرو۔ اور وہ چلی گئی۔ کافی کے دروازے سے باہر نکل کر تاریکی میں تلخی ہو گئی۔ حارث اکیلا بیٹھا رہا۔ اس کے سامنے وہ 2 راستے تھے۔ پہلا، فائل لے لو، اپنا کام مکمل کرو اور اپنی حفاظت کو یقینی بنا لو۔ دوسرا، اینل کی ترکیب میں شامل ہو جاؤ اور اپنے ہی ادارے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے اپنا فون نکالا۔ اسکرین پر ایک نئی ہدایت تھی، تیمور سے۔ ٹارگٹ نے آج شام ایک نامعلوم مقام کا رخ کیا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ چھپی ہوئی فائلز کو منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو کل صبح اسے روکنا ہوگا، کسی بھی قیمت پر۔ کسی بھی قیمت پر۔ حارث نے فون بند کر لیا۔ اس نے کافی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رفع آباد کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ ہر روشنی کے پیچھے ایک کہانی، ہر کہانی میں ایک راز۔ اور اچانک اسے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا۔ وہ دن جب محکمہ کے لوگ اسے لینے آئے تھے۔ اس کی ماں رو رہی تھی، باپ خاموش تھا اور ایک افسر نے کہا تھا، ہم اسے ایک بہتر مستقبل دیں گے۔ ایک مقصد۔ مقصد کیا یہی مقصد تھا؟ کسی بے قصور عورت کی زندگی تباہ کرنا؟ حارث نے اپنی جیب سے ایک پرانا زرد ہو چکا تصویر نکالی، ایک چھوٹے لڑکے کی جو اس سے ملتی جلتی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی، جسے وہ آخری بار اس دن دیکھا تھا۔ کہاں تھا وہ؟ کیا وہ بھی کسی محکمہ کا حصہ بن گیا تھا؟ شاید اینل درست تھی، شاید وہ دونوں ہی ایک ہی جنگ لڑ رہے تھے، اپنی شناخت، اپنی تاریخ اور اپنی آزادی کی جنگ۔ اس نے فیصلہ کیا۔ وہ کافی سے نکلا اور اگلی گلی کے اس کونے کی طرف چل پڑا جہاں اینل کی عمارت تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں کرے گا، بس وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ واقعی اکیلی تھی، کیا وہ واقعی اسی تاریکی میں بھٹک رہی تھی، یا جب وہ عمارت کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دوسری منزل کا کمرہ پھر سے روشن تھا اور کھڑکی کے پیچھے 2 سائے تھے، ایک اینل کا اور دوسرا کسی اور کا، ریان، اور وہ دونوں بحث کر رہے تھے زوردار۔ اینل کا ہاتھ ہوا میں اٹھا ہوا تھا جیسے وہ کسی چیز سے انکار کر رہی ہو۔ حارث نے اپنے آپ کو ایک درخت کے پیچھے چھپا لیا۔ اس کا دل دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ کیا اینل خطرے میں تھی؟ یا پھر اچانک ریان نے اینل کو دھکا دیا، وہ پیچھے ہٹی اور دیوار سے ٹکرا گئی۔ حارث کے پاؤں خود بخود آگے بڑھ گئے۔ وہ بھاگتا ہوا عمارت کے دروازے کی طرف گیا، تربیت، اختیار، سب کچھ بھول گیا مگر جب وہ سیڑھیوں پر پہنچا تو اس کے فون نے اسے روک لیا۔ ایک میسج، اینل سے مت کرواؤ، یہ ایک امتحان ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میری حفاظت کے لیے آؤ گے یا نہیں۔ گھر جاؤ ابھی۔ حارث رک گیا، اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا۔ ایک اور میسج، اگر تم اندر آ گئے تو ہم دونوں مر جائیں گے، تمہارے اوپر نظر ہے ہر جگہ۔ حارث نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تاریک گلی، خالی کھڑکیاں اور دور کہیں ایک بلی کی آواز۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کہاں سے؟ اس نے ایک گہری کانپتی ہوئی سانس لی اور پھر وہ پیچھے ہٹا، آہستہ آہستہ، قدم قدم پر، اپنے آپ کو تاریکی میں ضم کرتا ہوا۔ اوپر کمرے کی روشنی بجھ گئی اور رات نے اپنا سایہ پردہ اور گہرا کر لیا۔ محکمہ برائے سماجی ہم آہنگی کا مرکزی ہیڈکوارٹر۔ باہر سے یہ ایک جدید دفتر کی عمارت لگتی تھی، شیشے اور اسٹیل کا شکار، مگر اندر زمین کے 7 منزل نیچے سٹیشن کا وجود تھا، ایک بے روح سفید روشنیوں سے جگمگاتا ہوا خانہ جہاں تاریخ کو مٹایا جاتا تھا۔ حارث نے اپنی فوٹو کی اسکرین گھمایا، دروازہ کھلا اور اس کے سامنے
कंप्यूटर तमयूर रख खड़ा था, हमेशा की तरह जज्बात, हमेशा की तरह खतरनाक। तुम्हारी रिपोर्ट में तखीर हो रही है, तमयूर ने बगैर किसी तरफ के कहा। इसकी आंखें दो तेज चीरों की तरह हारिस के चेहरे पर गिरी हुई थी। टारगेट मशकूक है, वो मुझसे पर भरोसा नहीं करती, हारिस ने तरबियत याफ्ता आवाज में जवाब दिया, बगैर जज्बात के, बगैर लर्ज के। हर कोई मशकूक होता है, तुम्हारा काम बेशक को तोड़ना है। लफ्जों ने हारिस के दिमाग में गूंज पैदा की। लाइट बर्ज, रोशनी लाने वाला, ये नाम इसने पहले कहाँ सुना था? 50 साल पहले, तमयूर ने जारी रखा, एक ग्रुप ने शहर की बुनियाद के असल दस्तावेज चुराए थे। वो दस्तावेज जो बताती है कि रॉयफाबाद दरअसल एक जदाई फैसला साड़ी का शहर था, न कि एक शख्स या इस कंपनी का। हमने इस ग्रुप को ख़त्म कर दिया, सबको सवाए एक के। एक बच्ची जैसे हमने यतीम खाने में डाल दिया। हारिस की सांसें रुक गई। एनन, हाँ, मगर अब हमने इस एक गलती हो गई, हमने इससे भूल गए और अब वो पूरे ग्रुप का इत्तेफाक लेने आई है। इंतकाम, वो तो बस तारीख बचाना चाहती है। तारीख, तमयूर का गुस्सा पहली बार तारीख पर था। ऐसा नौजवान जोड़ा एदल से मिलता जुलता चेहरा रखता था, इसके वालिदैन और इस दस्तावेज जिस पर लिखा था, हम रोशनी लाएंगे चाहे खुद जलते हुए ही क्यों ना हो। तुम्हारा काम वाजिया है, यतूम ने कहा, कल तक या फिर हम किसी और को भेजेंगे। और तुम जानते हो कि दूसरा ऑप्शन तुम्हारे लिए भी है। धमकी साफ थी। रात के 12 बजे अकल रूम। हारिस को मालूम था कि यहाँ हर हरकत रिकॉर्ड होती है, हर कीबोर्ड, सर्वर को हर सर्च। मगर इसे एक और नाम ढूंढना था, नगहबान। इसने सर्च बार में वो लफ्ज़ टाइप किया, कोई नतीजा नहीं। फिर इसने मुख्तलिफ तरकीबें आजमानी शुरू की। गैर महाज निगरानी, मतवाज़ी अदारा, सिक्योरिटी ब्रेच। एक फ़ाइल मिली, स्ट्राइक रिपोर्ट, ऑपरेशन टाइम फाइल। मोहकामा का एक ग्रुप एक दस्तबीकर्द को पकड़ने गया था, मगर वहां पहुंचने पर वो सब मरे पड़े थे और निशानदही की गई थी कि कहीं उन्हें इंटेलिजेंस से मारा गया था, ऐसी इंटेलिजेंस जो महकमा के पास भी नहीं थी। तहकीक का नतीजा, शायद एक मतवाज़ा दायरा मौजूद है जो हमारे तरीकों को जानने के बावजूद हमारे खिलाफ काम कर रहा है। नाम नामालूम, मकसद नामालूम। तगहाबान। हारिस ने रिपोर्ट प्रिंट की और इसे अपने जैकेट के अंदर छुपा लिया। फिर इसने एनल के ख़ानदान की फाइल खोली। इसकी माँ का नाम दरखशान, बाप रोशन, दोनों ही तारीख के प्रोफेसर थे और इनका जुर्म अवाम को गुमराह करना। उन्हें एक हादसे में मारा गया था, गाड़ी में बम, मगर नीचे एक फ़ोन नोट था, हाथ से लिखा हुआ। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक इंतहा था। उन्होंने जो कुछ देख लिया था वो देखना नहीं चाहिए था। कौन था? एक मैनेजर, महकमा का कोई मुलाजम। हारिस ने कंप्यूटर बंद किया। इसके हाथ में एक कुछ टुकड़े थे, मगर पहली अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। इसे एनल से मिलना था। असल मुलाकात मुकाम, पुराना रिकॉर्ड टॉय। शहर के किनारे पर एनल ने ये जगह चुनी थी, वरान नजरों से ओझल, मगर एक ही रास्ता जहां से आने वाला हर शख्स देखा जा सकता था। जब हारिस पहुंचा तो वो पहले से ही वहां थी, ट्रों की छत पर खड़ी, हवा में इसके बाल उड़ रहे थे। तुमने आने का फैसला कर लिया? इसने कहा, पेट फेरे हुए। तुमने मुझे 2 दिन दिए थे,
میں نے تحقیق کی اور کیا پایا؟ حارث نے وہ پرنٹ شدہ رپورٹ اس کے ہاتھ میں دی۔ نگہبان ایک متوازی ادارہ جو تمہیں اور مجھے دونوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اینل نے رپورٹ پر ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ درست ہے مگر ادھورا ہے۔ پورا سچ بتاؤ۔ اینل میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اینل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، غصے کے، دکھ کے۔ نگہبان کوئی ادارہ نہیں ہے حارث، یہ ایک خاندان ہے، میرا خاندان۔ حارث کو سمجھ نہیں آیا۔ تمہارا؟ میرے والدین صرف تاریخ دان نہیں تھے، وہ سائنس دان بھی تھے۔ انہوں نے ایک نظام بنایا تھا، ایک ایسا نظام جو ہر شہری کی آواز کو برابر وزن دے سکے، مگر محکمہ کو یہ پسند نہ آیا۔ انہوں نے میرے والدین کو مار ڈالا۔ اینل نے اپنا فون نکالا اور ایک ویڈیو چلائی۔ ایک نوجوان عورت درخشاں خان اینل کی ماں کہہ رہی تھی، اگر تم نے یہ دیکھ رہے ہو اینل، تو ہم زندہ نہیں ہیں، مگر ڈرنا مت، ہمارا نظام زندہ ہے اور تم ہی اس کی کلائنٹ ہو۔ ویڈیو ختم ہو گئی۔ اینل کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ریان میرا بھائی، ہمارے ہے، تم دونوں ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہو۔ ہاں، مگر مختلف طریقوں سے۔ ریان تشدد میں یقین رکھتا ہے، میں نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں فائل اسے دے دوں تاکہ وہ اسے عوام میں پھیلا سکے تشدد کے ذریعے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ خود فیصلہ کریں بغیر کسی دباؤ کے، اور محکمہ چاہتا ہے کہ فائل ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ اور ہم سب بھی۔ حارث نے شہر کی طرف دیکھا۔ وہ روشنیاں، وہ عمارتیں، وہ زندگی، یہ سب ایک جھوٹ پر کھڑا تھا، اور صرف ایک فائل اس جھوٹ کو توڑ سکتی تھی۔ مجھے بتاؤ اینل، کیا میں واقعی تمہاری مدد کر سکتا ہوں، یا میں صرف ایک اور ریکارڈ ہوں؟ اینل نے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ پہلی بار، بغیر کسی ڈرامے کے، بغیر کسی مقصد کے۔ تم مدد کر سکتے ہو، مگر اس کے مطابق کہ تمہیں اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، تمہاری شناخت، تمہارا محکمہ، تمہارا پورا ماضی۔ میرے پاس ماضی ہے ہی نہیں، حارث نے کہا ایک تاریخ ہنسی کے ساتھ، صرف ایک جھوٹ ہے جو میرے نام سے جڑا ہوا ہے۔ تو پھر؟ اینل نے کہا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک کے ساتھ۔ آؤ ایک نئی شروعات کریں، ایک سچی شروعات۔ اور اس لمحے دور کہیں سے سیٹی کی آواز آئی، پولیس کی گاڑیوں کی۔ اینل کا فون بجا۔ ریان کا میسج، بھاگو، محکمہ کو پتہ چل گیا ہے، وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فیصلہ کا لمحہ تھا۔ میرے ساتھ آؤ، اینل نے کہا، اور حارث نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ سیڑھیوں اترے، ریڈیو ٹاور کے پچھلے دروازے سے نکلے اور تاریکی میں بھاگنے لگے۔ دو سائے جو اب ایک ہی روشنی کی تلاش میں تھے، پچھلی طرف دیکھے بغیر۔ شہر کے زرد زمین، نالوں کا جال۔ وقت، رات کے 2 بجے۔ پانی کی آواز مسلسل گونج رہی تھی، ٹپ 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 ٹپ، جیسے وقت کی گہری ٹپ ٹپ کر رہی ہو۔ حارث اور اینل پانی میں ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے تھے، تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سامنے صرف ایک اینل کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہائی پاور ٹارچ کا دائرہ روشنی تھا جو تاریکی میں ایک سفید راستہ کاٹ رہا تھا۔ یہاں سے کتنا دور ہے؟ حارث نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ اس کے جوتے پانی سے بھر چکے تھے، ہر قدم بوجھل محسوس ہوتا تھا۔ ابھی 20 منٹ اور، اینل نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی مگر عزم بھی۔ میرے بھائی نے ایک محفوظ جگہ گھر بنایا ہے، وہاں تک پہنچ گئے تو کچھ دیر کے لیے محفوظ رہیں گے، اور پھر فیصلہ کرنا ہوگا فائل کا کیا کرنا ہے۔ حارث نے کان تیز کیے۔ کیا وہ واقعی پیچھے سے آوازیں سن رہا تھا، محکمہ کے بیٹ، یا پھر یہ صرف پانی کی گونج تھی؟
ऐदल ने अचानक रुक कर इसका हाथ पकड़ लिया। चुप रहो। दोनों ने सांस रोक ली। दूर से पानी के छींटों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई और भी दौड़ रहा हो। वो हमारी तलाश में है, ऐदल ने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरा बैट सिग्नल मैंने सोचा है, मैंने इसे प्लांट कर दिया है, मगर शायद रेयान ने इन्हें बता दिया है। हारिस ने बात मुकम्मल की। ऐदल की आंखों में एक लम्हे के लिए तकलीफ चमकी, फिर वो जज्बात गायब हो गए। वो सकता है कि इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुमने कहा था वो तुम्हारा भाई है। खून हमेशा वफादार नहीं होता हारिस। और एक तरफ मुड़ गई। नाली की दीवार में एक छोटा सा रास्ता था, बेमुश्किल एक शख्स के निकलने के काबिल। वो अंदर गए, तारीखी और गहरी हो गई। हवा में जंग आलूदा धात और गले पत्थर की बो थी। इस पुराने जमाने की हवाई रिहादरी है, ऐदल ने वजाहत की। मेरे वालिद ने मुझे बताया था, शहर के बानों ने बनाई थी, हंगामी सूरत हाल के लिए। तुम्हारे वालिद, उन्हें सब पता था। हाँ, वो जानते थे कि एक दिन कोई इनकी साथ को मिटाना चाहेगा, इसलिए उन्होंने ये रास्ते छोड़े। 5 मिनट के खदरी चहराई के बाद वो एक छोटे से कमरे में पहुंचे। 10 फीट चौड़ा, 20 फुट लंबा। हवा में धूल थी, मगर वहां एक टेबल, 2 कुर्सियां और एक पुराना जनरेटर था। ऐदल ने जनरेटर ऑन किया। हल्की सी घड़ के साथ चंद बल्ब रोशनी हो गई। हाँ, हम महफूज हैं, ऐदल ने कहा, एक लंबी सांस लेते हुए। ये जगह किसी रंग में यही कहती है, मेरे वालिद ने अपने हाथों से बनाई थी। हारिस ने कमरे का जायजा लिया। दीवारों पर नक्श व नगार थे, पुरानी जुबान में लिखे हुए। ये क्या है? शहर का असल अहदनामा, जैसे मकामा बनाना चाहता है। ऐदल ने दीवार के करीब जाकर अपना हाथ नक्शों पर फेरा। यह कहता है कि हर शहरी की आवाज बराबर है, कोई एला अख्तियार नहीं है, ये फैसला इत्मीदी होगा। हारिस को अपनी तरबियत के दौरान पढ़ाए गए सबक याद आए। नज़्मो ज़ब्त, जरूरत है अवाम को रहनुमाई चाहिए। क्या ये सब झूठ था? मुझे बताओ। हारिस ऐदल ने मुड़कर से कहा, तुम क्यों मेरे साथ आए? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि मैं सच्ची हूँ? हारिस ने पाल भर के लिए आंखें बंद की। इसके ज़हन में तस्वीरें गर्ज करने लगी। मैं इसलिए आया क्योंकि, इसने आहिस्ता से कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वही कुछ है जो मेरे अंदर है। एक खाला, एक ऐसी जगह जो कभी किसी और घर थी, मगर अब वीरान है। ऐदल की आंखों में नमी चमक उठी। मेरे वालिदैन, जब वो मरे तो मैंने महसूस किया जैसे मेरी रूह का एक हिस्सा भी मर गया हो। मेरे भाई का भी ऐसा ही हुआ था। अल्फाज हारिस के मुंह के से बेखुद बखुद निकल गए, वो राज जो इसने कभी किसी को नहीं बताया। तुम्हारा भाई? हाँ, हम बचपन में बेच गए थे। महकमा वालों ने हमें अलग अलग कर दिया। मुझे तो मालूम है मैं कहाँ गया, मगर वो कहाँ है? वो हारिस की आवाज कांप रही थी। ये कमजोरी थी जिसे महकमा ने हमेशा बेनुमा करार दिया था। ऐदल ने करीब आकर इसका हाथ थामा। शायद वो भी कहीं इसी तरह भटक रहा है, शायद वो भी सच्चाई की तलाश में है। और फिर अचानक हारिस को कुछ याद आया, एक पुरानी यादें जो इसके ज़हन के कोने में दब गई थी। मेरे भाई के हाथ पर एक निशान था, एक छोटा सा दस्तारा जो हादसे में बन गया था। ऐदल का चेहरा फौरन बदल गया, इसकी आंखें फैल गईं। सितारा? हाँ, दाएं हाथ पर। ऐदल ने अपना दायां हाथ उठाया।
कलाई के करीब एक हल्का सा दाग था, सितारे की शक्ल का। वक्त रुक सा गया। हवा में धूल के जर्रात भी मालूम होते थे, जैसे जम गए हो। तुम? हारिस ने हकलाते हुए कहा। हारिस? ऐदल की आंखों से आंसुओं की दो लकीरें बह निकली। मेरे भाई का नाम अली था। अली, वो नाम जो हारिस ने अपने ख्वाबों में हजारों बार पुकारा था। लेकिन तुम्हारा नाम तो ऐदल है। क्या महकमा वालों ने हमें लिया तो उन्होंने हमारे नाम बदल दिए, मुझे ऐदल बना दिया और अली को रेयान। सब कुछ एक साथ आ गया। रेयान, वही रेयान जो आज ऐदल का गुलाम था, वही रेयान जो महकमा के खिलाफ जंग कर रहा था। मेरा भाई जिंदा है। हारिस की आवाज में नाकाबिले यकीन खुशी थी। हाँ, मगर वो बदल गया है। गुस्से ने इसे खोल लिया है। वो अब वो अली नहीं रहा जिसे तुम जानते हो। दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। 3 मरतबा, फिर 2 मरतबा, फिर 1 मरतबा। एक खास कोट। ऐदल ने जल्दी से आंसू पहुंचे। वो खुद है। दरवाजा खोलो। और वहां खड़ा था रेयान या अली। इसके हाथ में पिस्तौल था और आंखों में वही आग जो हारिस ने बचपन में देखी थी। तुम दोनों को मिलना बंद करना होगा, रेयान ने कहा। इसकी आवाज में कोई जज्बात नहीं थे। महकमा करीब है, उन्हें पता चल गया है। अली, हारिस ने आहिस्ता से कहा। रेयान का हाथ कांपा। पिस्तौल नीचे हो गए। ये नाम किसने बताया? मैं हूँ, हारिस ने कहा और एक कदम आगे बढ़ा। तुम्हारा भाई, जिसे तुमने ये समझ कर छोड़ दिया था कि वो बढ़ गया है। रेयान। अली का चेहरा पहले हैरत से, फिर गुस्से से, फिर एक अजीब सी जज्बात कफियत में बदल गया। ये मुमकिन नहीं, वो मर चुका था। महकमा वालों ने झूठ बोला था, ऐदल ने कहा। इसकी आवाज में रिहात थी। हम एक ही खानदान है। 3 बहन भाई, जिन्हें ताकत ने अलग कर दिया था, जिन्हें दुश्मनी ने जुदा कर दिया था। अली ने पिस्तौल जमीन पर फेंक दिया। वो हारिस के करीब आया और इसके चेहरे को देखने लगा, जिसे पुराने नक्शों तलाश कर रहा हो। तुम वाकई वही हो? वही लड़का जो रातों को कहानियां सुनाता था, जो तारे गिनने का ख्वाब देखता था? हाँ, हारिस ने कहा और आंसुओं को रोकने की कोशिश की। वही लड़का जो तुम्हारे बगैर अधूरा रह गया। और फिर 25 साल बाद 2 भाई गले मिले। दरमियान में ऐदल खड़ी मुस्कुराती रही, आंसुओं और मुस्कुराहट के दरमियान कहीं फंसी हुई। मगर ये खुशी मुख्तसर थी। दूर से आवाजें आई। रेडियो की खर्च आवाजें। महकमा वाले अंदर आ रहे थे। अब नहीं, अली ने कहा अपने आप को संभालते हुए। अब नहीं, हमें भागना होगा। कहाँ? ऐदल ने पूछा। एक ऐसी जगह जहाँ मुमकिन हम तक नहीं पहुंच सकता। रियान ने अपनी पॉकेट से एक फाइल निकाली। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। शुक्रिया।